हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है एडवोकेट दुर्गेश कुमार गुप्ता और कल तक के सेक्शन में हम सीआरपीसी का चैप्टर 9 और सेक्शन 125 को कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 125 हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने ये देखा था किस किस व्यक्ति को हमारे पास भरण पोषण और अंतिम भरण पोषण मांगने का अधिकार है, किन किन स्थितियों पर हम भरण पोषण और अंतिम भरण पोषण देने से किसी व्यक्ति के हक को बता सकते कि अब आप इसके हकदार नहीं है, और किस किस आधार पर हमने ये देखा था कि उनका भरण पोषण का जो अधिकार है उनके चलते अगर वो सारी चीजें पाई जाती हैं तो आपका आवेदन कैंसिल कर दिया जा सकता है। और आज के हम सेक्शन में देखने वाले हैं कि धारा 125 में जो प्रक्रिया है, पूरा प्रोसीजर जो बता दिया गया है कि आप अब ये आदेश होगा, वो आदेश होगा, आप ये मांग सकते हैं, आप भरण पोषण अंतिम मांग सकते हैं, और ये सारी चीजें, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 126 और 126 में सिर्फ दे रखी प्रक्रिया, हेडिंग प्रक्रिया। किसी भी एग्जाम में आज तक ये नहीं पूछा गया है कि प्रक्रिया सीआरपीसी के किस सेक्शन में दे रखी है, कोई मतलब नहीं है। ये प्रोसीजर जो है सिर्फ हमें जनरल प्रैक्टिस के लिए अपने मालूम होना चाहिए। जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं आज की टाइम में किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और जिनके पास फैमिली कोर्ट से संबंधित जो मसले आते हैं, जो फैमिली कोर्ट का काम करते हैं, और फैमिली कोर्ट में भी 125 और 125(3) एक कॉमन सा काम है, काफी काफी काम आता है, काफी लोग करते हैं, तो उनके लिए है। और ये वीडियो बनाने का लॉजिक ये है कि जो भी स्टूडेंट है, मोस्टली स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, देखेंगे, और वो आगे जब अपने कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, तब उनको हेल्प रहेगी। और जब आप कॉलेज के बाद से निकल के आप कचहरी में जाकर प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको इस बारे में पता रहेगा। तो इसका जो सबसेक्शन है ये कहता है कि धारा 125 की जो अधीन जो कार्रवाई है, 125 के अधीन कार्रवाई प्रक्रिया कहती है, इसका नंबर 1 जो कहता है धारा 125 के अधीन जो कार्रवाई है वो ऐसे जिले में होगी ऐसे जिले में की जा सकती है। मतलब इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात है तो ध्यान रखने वाली है कि जिले में इसलिए क्योंकि धारा 125 का मसला है। इस मसले पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो जीएम फर्स्ट क्लास होंगे, और जीएम फर्स्ट क्लास जिले में बैठते हैं, इसलिए इसने पहले से ही बता दिया कि जिले में की जा सकती है। नंबर 1 का पॉइंट, वह जहां मतलब का कहता है कि वेयर ही इज, मतलब वो लोग जहां पर हैं वहां, उस जिले में, जिस जिले में, उस जिले में कर सकते हैं। जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है, मतलब वह पुरुष जहां रहता है हम उस जिले में कर सकते हैं। मतलब कोई पुरुष एक्स डिस्ट्रिक्ट में रहता है तो एक्स डिस्ट्रिक्ट में जाकर वो महिला यहाँ पर 125 की कार्रवाई कर सकती है, इनिशिएट कर सकती है। दूसरा ये बताएगी कि ये हस्बैंड वाइफ किसी बाई डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो ये बाई डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकते हैं। और नंबर सी में ये कहा गया है कि जहां उसने, मतलब उसने का यहीं पे मतलब आ रहा है इन दोनों के लिए, उन्होंने अंतिम बार निवास किया हो, या अपनी पत्नी के साथ, या धर्मज या आधर्मज संतान की माता के साथ। मतलब अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉमा के बाद जो है इन्होंने कहा है आधर्मज संतान की माता के साथ, मतलब यहाँ सेकंड जो लास्ट लाइन है उसमें पत्नी नहीं ले रहे हैं। पत्नी का मतलब हो जाता धर्मज संतान। पत्नी अगर वैलिड है तो संतान होगी वो धर्म लीगल मानी जाएगी। अब जो पत्नी है मतलब वो उस संतान की माता है जो उनकी इलीगल संतान है, उनको हम पत्नी नहीं कहेंगे। तो ये इन्होंने कि
उन लोगों ने जहां निवास किया हो वहां भी ये कार्रवाई की जा सकती है, जहां उसने अंतिम बार अपनी पत्नी के साथ या धर्म संतान की माता के साथ निवास किया है। मतलब धारा 125 के अधीन जो कार्रवाई है वो ऐसे किसी जिले में की जा सकती है जिसमें वो महिला का हस्बैंड रहता है, या उस जिले में की जाती है जिस जिले में उस महिला का हस्बैंड और वो दोनों रहते थे, या उस जिले में की जा सकती है जहां पर वो महिला अपने हस्बैंड के साथ लास्ट टाइम रही थी, या उस डिस्ट्रिक्ट में की जा सकती है उस महिला के द्वारा जो उस व्यक्ति के आधर्म संतान की माता है, जहां पर वो अंतिम बार उन्होंने निवास किया था। ये सेक्शन 1 कहता है। सेक्शन 2 जो ये कहता है वो ये कहता है कि जो इस कार्रवाई के लिए साक्ष्य होंगे, इस पूरी कार्रवाई के लिए जो साक्ष्य होंगे वो सबसे पहली तो बात यह है कि जो अभियुक्त हैं उसकी उपस्थिति में लिए जाएंगे, जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है यही कहती है। लेकिन सेक्शन 2 यहां पर यह कहता है कि अगर उस व्यक्ति को जिसको भरण पोषण के लिए संदाय का आदेश देने की हम आवेदन कर रहे हैं कि हमें ये भरण पोषण दें, उस व्यक्ति को न्यायालय से या मजिस्ट्रेट साहब से हाजिर होने से उन्मुक्ति मिल जाती है। मतलब उन्होंने कोई रीजन बताकर हाजिर होने से छूट ले ली है, तब उस स्थिति में उनके जो साक्ष्य हैं उनके प्लीडर के सामने या प्लीडर की उपस्थिति में लिए जा सकते हैं, ये कहता है सेक्शन 2। और सेक्शन 2 में जो लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो साक्ष्य लिए जा रहे हैं, हमने सेक्शन 2 में जो साक्ष्य लिए अब उसकी बंदे की उपस्थिति में ले सकते हैं। अगर बंदे को उपस्थिति से छूट मिल चुकी है तो उनके प्लीडर की उपस्थिति में लेंगे। दूसरी चीज, और जो साक्ष्य लेंगे ना इनको हम ऐसे रिकॉर्ड बनाएंगे, इनको ऐसे रिकॉर्ड में लिखा जाएगा और रखा जाएगा जैसे कि सम्मन मामले में रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ये पूछ लिखते हैं, पूछा जा सकता है कि जो इसमें हमने रिकॉर्ड लिए हैं, इनसे साक्ष्य लिए, इसको हम किस मामले के आधार पर रखेंगे, तो इसको हम सम्मन मामले के आधार पर रखेंगे। पहली चीज ये है। साक्ष्य व्यक्ति की उपस्थिति में या उपस्थिति से अभिमुक्ति दे दी है तो उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा। ये हो गई दो बातें। और जो ये साक्ष्य हैं इनको जो सम्मन मामले का प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से अभिलिखित किया जाएगा। सम्मन मामलों के
संबंध मामलों की रीति के अनुसार अभिलिखित के लिए विहित है। मतलब कहने का ये हुआ, जो हमने साक्ष्य लिए हैं, जो साक्ष्य उस व्यक्ति की उपस्थिति में लिए, अगर उस व्यक्ति को उपस्थित होने से उन्मुक्ति मिल चुकी है, दे दी गई है, तो उसके प्लीडर की उपस्थिति में जो साक्ष्य हमने लिए हैं, उन साक्ष्यों की जो अभिलिखित की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया होगी जो संबंध मामले में प्रयोग की जाती है। ये सेक्शन हमारा 2 कहता है 126 का 2। लेकिन अब इसमें प्रोवाइजो है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सेक्शन 2 में साक्ष्य देने के हिसाब से खुद उपस्थित हो या ना हो, उसे छूट दे दीजिए तो उसका प्लीडर हो। लेकिन हमें पता ये चलता है कि वो व्यक्ति जो है, जो तामील से जानबूझकर बच रहा है, प्रोवाइजो ये कहता है कि तामील से जानबूझकर बच रहा है। तामील से जानबूझकर बच रहा है या न्यायालय में हाजिर होने की जानबूझकर उपेक्षा कर रहा। मतलब उनका ये नहीं है कि हमें उन्मुक्ति दे दी जाए, कोई वैलिड रीजन नहीं है उन्हें उन्मुक्ति लेने का, मतलब हाजिर होने से छूट लेने का उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है। वो सिर्फ तामील से जानबूझकर बच रहे हैं या न्यायालय में आने से बच रहे हैं, आना नहीं चाहते, सीधी सी बात ये है। तब या न्यायालय में हाजिर होने में जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है। तो ये 2 रीजन होने पर ये प्रोवाइजो कहता है कि अगर व्यक्ति जो है इन 2 रीजन के तहत ना तो तामील होने से बच रहा है, या तो तामील होने से बच रहा है, या न्यायालय में हाजिर होने से जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट साहब जो है तब मजिस्ट्रेट साहब मामले को एक पक्षीय रूप से सुनने और आदेश करने के लिए अग्रसर हो सकता है। मतलब यहां पर बात आ गई है एक्स पार्टी ऑर्डर की। एक व्यक्ति जिसके खिलाफ हम कोई बात लेकर आए हैं और वो व्यक्ति बिना किसी रीजन के बेवजह न्यायालय में आना नहीं चाहता, संबंध की तामील होने नहीं देना चाहता, मौके पे मिलता नहीं है, तब उस व्यक्ति के बारे में जो न्यायालय है एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि आप बिना किसी पर्याप्त रीजन के न्यायालय में नहीं आ रहे हैं। ये प्रोवाइजो कहता है।
आदेश की तारीख से 3 माह ऐसे आदेश की तारीख से 3 माह के अंदर किए गए आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण से ऐसे विरोधी पक्षकारों को ऐसे विरोधी पक्षकार को खर्चे के संदाय के बारे में ऐसे निबंध हैं जो मजिस्ट्रेट न्यायोचित और उचित समझे अपास्त किया जा सकता है। 126 की सब धारा 3 ये कहती है खर्चों के बारे में जो न्याय संगत आदेश देने की शक्ति मजिस्ट्रेट साहब को होगी। मतलब धारा 125 के अधीन आवेदनों पर जो कार्रवाई करने का मजिस्ट्रेट साहब को शक्ति होगी, वह खर्चों के बारे में ऐसा आदेश दे जो न्याय संगत होगा। कहने का मतलब यह है कि मजिस्ट्रेट साहब जिसके पास ये धारा 125 के तहत मामला पहुंचा है, उनके पास वो पर्याप्त शक्ति होगी कि वो ऐसा आदेश दें जो न्याय संगत हो। ये सबसेक्शन 3 कहता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 3 में लिख लेते हैं खर्चों के बारे में न्याय संगत आदेश देने की
सख्ती होगी। अब धारा 127 है जो काफी हद तक इम्पोर्टेंट है इस नजरिए से कि मान लीजिए जब हम 125 का मुकदमा किया, हमने हमारे पास कोई महिला आई, हमने 125 का मुकदमा कर दिया, तो उनके जो रिस्पोंडेंट है, मतलब जो उनके हस्बैंड है, वो भी तो हम में से किसी अधिवक्ता के पास ही पहुंचेंगे। अरे वो किसी न किसी अधिवक्ता के पास तो पहुंचेंगे। मान लीजिए इस बार हमारे पास कोई महिला ना आकर कोई पीड़ित पति आ गया कि वकील साहब ऐसा है भैया, जब मेरा ऐसा मसला हुआ था और ऐसी ऐसी बात हुई थी, पुराने वकील साहब जो भी थे, अब मैं आपके पास आया हूं। या पहले दिन से ही उनके पास कोई वकील साहब हो सकते हैं जो उनके मसले की देखरेख करें, उनके तरफ से खड़े हों, उनके लिए रिप्रेजेंट करें, तो उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। तो उस पॉइंट से ये सेक्शन 127 है जो कि पुरुष की तरफ से इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये कहा गया है कि जो भत्ते हैं, जो भरण पोषण दिया जा रहा है या अंतरिम भरण पोषण दिया जा रहा है, उसमें क्या कोई परिवर्तन हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हमें सेक्शन 127 बताता है। तो धारा 127 भत्ते में परिवर्तन। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके खिलाफ 125 के अधीन भरण पोषण के लिए या अंतिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता बंध चुका था, बंध गया, किसी भी स्थिति में बंध गया। अब जिस समय भत्ता जो बंधा था, उस समय उनकी कमाई जो थी, मंथली आय जो थी, 50,000 थी, मान लेते हैं हम। और उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना लग गया, कोरोना आ गया, कोविड-19 के तहत उनकी जो सैलरी थी वो 50,000 जॉब सैलरी वाली जॉब थी, वो छूट गई। अब उन्हें जो नई जॉब मिली है वो मिली है उनको 25,000 रुपए सैलरी वाली। अब वर्तमान स्थिति तो ये है कि उनको मिल रहा है 25,000 रुपए, लेकिन जो उनका भत्ता बंधा था वो उस हिसाब से बंधा था कि भाई इनकी तो 50,000 सैलरी है। मान लीजिए मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने जिस समय उनकी 50,000 सैलरी थी तो उनको भत्ता ही बांध दिया 28,000 रुपए। अब वर्तमान स्थिति क्या है, 2 साल बाद, 1 साल बाद या किसी भी समय बाद, कि उनको अब मिल रहे हैं मात्र 22,000 रुपए। ये तो 22,000 रुपए तो 28,000 से 6,000 रुपए कम है। तो अगर ये 22,000 रुपए पूरे उठाकर दें तो भी उनके 28,000 रुपए पूरे नहीं होते। और अगर 28,000 रुपए दे भी देंगे तो खुद क्या खाएंगे? कम से कम इंसान को इतना तो कानून भी कहता है कि उसे अपनी गुजर बसर का मिलना चाहिए। तब उस स्थिति में जो है परिस्थितियों में तब्दीली साबित हो जाने पर नंबर 1 जो कहता है, जो परिस्थिति है व्यक्ति की, परिस्थितियों में तब्दीली साबित हो जाने पर मजिस्ट्रेट भत्ते में उचित परिवर्तन कर सकता है। मतलब बात वही है कि हमें 50,000 रुपए मिलते थे किसी समय में, और उसी समय में हमारे ऊपर ये डिसाइड हो गया कि अब आपको
28,000 रुपये इनको देने हैं, 20,000 रुपये इनको देने हैं। अब वर्तमान स्थिति ये है कि हमारी परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब हमारी सैलरी कम मिलती है। तो मजिस्ट्रेट साहब को जो ये साबित हो जाता है कि वाकई में इनकी परिस्थिति में तब्दीली हुई है, इनका पहले से अब में डिमोशन हुआ है, ये साबित हो जाने पर, ऐसा नहीं है कि फर्जी आम मार दोगे जाके, फर्जी नहीं, आपको ये साबित करना पड़ेगा। अगर आप ये साबित कर देते हो तब उस स्थिति में क्या होता कि मजिस्ट्रेट साहब जो भी उचित होगा परिस्थिति के हिसाब से, आपकी वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से उस भत्ते में परिवर्तन कर सकते हैं। ये धारा 1 कहती है, 127 की धारा 1। अब 127 की धारा 2 ये कहती है कि मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा पता चले या मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा अनुभव हो या ऐसा लगे कि सिविल न्यायालय के द्वारा जो इनका मसला है इसमें ऐसा निश्चय हो सकता है कि यह मसला रद्द हो जाए या परिवर्तन किया जाना चाहिए। 127 की धारा 2 ये कहती है कि सिविल कोर्ट के द्वारा कि मजिस्ट्रेट साहब को यह प्रतीत हो कि धारा 125 के अधीन जो सक्षम सिविल न्यायालय है उसमें कोई ऐसा निर्णय आने वाला है जिसके परिणाम स्वरूप ये मसला या तो परिवर्तित हो जाएगा या रद्द किया जाएगा, तब वो मजिस्ट्रेट साहब इस हिसाब से, मतलब जो सिविल कोर्ट के हिसाब से उस मसले को या तो परिवर्तित कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। ये सबसेक्शन 2 कहता है। मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि सक्षम सिविल न्यायालय सक्षम न्यायालय के विनिश्चय के परिणाम स्वरूप धारा 125 के अधीन दिया गया कोई आदेश रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए तब मजिस्ट्रेट यथास्थिति उस आदेश को तदनुसार रद्द कर देगा या परिवर्तित कर देगा। ये सबसेक्शन 2 कहता है। सबसेक्शन 2 का मतलब ये होता है कि जैसे भी हमारा फैमिली कोड का कोई मसला चल रहा, उसी के साथ साथ हमने सिविल नेचर का कोई उसी में बात डाल दिया और सिविल कोर्ट से हमें ये लगता है कि इस मसले में हमें जो फैमिली कोर्ट का मसला देख रहे थे साहब को ये लगता है कि इस मसले के हिसाब से ये मसला हमारा
रद्द होने लायक है या कोई इसमें कुछ चेंजेस करने लायक है, तो मजिस्ट्रेट साहब वो कर सकते हैं। ये सबसेक्शन 2 कहता है। बस सबसेक्शन 3 जो कहता है वो ये बात है कि ऐसी स्त्री के पक्ष में दिया गया कोई फैसला जो उसने कर्ण विच्छेद के बाद, मतलब जो विवाह विच्छेद वो चाहती थी वो हो गया और हो जाता है, उसके बारे में उन्होंने कुछ कंडीशन दी गई है कि हो गया, विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया, यदि वह उस स्त्री की जो स्थिति है मजिस्ट्रेट्स के सामने निम्नलिखित तौर पर आती है, तब भी क्या होगा, मसला रद्द कर दिया जा सकता है। ये सबसेक्शन 3 कहता है। तो इसमें कुछ एक पॉइंट है वो उनको सीधे सीधे देख लेते हैं। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर जिस व्यक्ति को विवाह विच्छेद चाहिए था और हो गया, उसके बावजूद उन्होंने एबीसी 3 कंडीशन दे रखी है, इसमें से कोई कंडीशन आती है, तब मजिस्ट्रेट साहब जो है आपको आपका विवाह जो आप ये लेके आई हैं भरण पोषण और अंतिम भरण पोषण का मामला, उसके तहत आपका ये कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सबसेक्शन 3 कहता है। तो सबसेक्शन 3 का ए जो पॉइंट कहता है वो ये कहता है कि अगर स्त्री ने पुनः विवाह स्त्री के पुनः विवाह की तारीख से रद्द कर देगा। मतलब ये जहां धारा 125 के अधीन कोई आदेश ऐसी स्त्री के पक्ष में दिया जा चुका है और उन्होंने विवाह विच्छेद हो गया है, दिया गया जिससे पति ने उनसे विवाह विच्छेद कर लिया है या उसने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है, वहां मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाए कि स्त्री ने पुनः विवाह कर लिया है, तो उस पुनः विवाह की तारीख से उस बाद को, मतलब जो एप्लीकेशन है आपकी, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये सबसेक्शन 2 का ए कहता है। नंबर बी या खा ये कहता है कि जैसे कि आपका विवाह विच्छेद आपने या तो अपने हस्बैंड ने कर लिया या आपने कर लिया, इसके बावजूद आपकी कोई यूजेस या कस्टम ये कहते हैं कि जब आप विवाह विच्छेद करेंगे और विवाह विच्छेद करने पर आपको इतनी एक मुश्त रकम देनी होगी, उस अपने रूढ़ी के कारण, जो रूढ़ी आपके चल आ रही है आप लोगों के बीच में, उसके कारण आपने वो रूढ़ी, आपको ये रकम देनी है। और अगर व्यक्ति उसको दे देता है, तब जिस समय ये पता चलेगा मजिस्ट्रेट साहब को कि हाँ इनके अंदर इनका एक लोकल जो कस्टम था या जो कस्टम यूजेस था उसके हिसाब से इन्होंने उसको कर दिया है, फुलफिल कर दिया है, तब भी उस तारीख से उसको वो रद्द कर देंगे। ये सेक्शन बी कहता है। रूढ़िजन्य या स्वय विधि के अधीन कोई राशि दे थी। नंबर 1, तब धनराशि ऐसे आदेश से पूर्व
पूर्व दे दी गई है। पूर्व दे दी गई है, तो इस आदेश की तारीख से जो है ना, इस तारीख से मतलब अगर ऐसी कोई हमारी रूढ़ी है या कोई स्वय विधि है, मतलब कोई लोकल लॉ है जिसके अधीन हमें कोई डिवोर्स लेने पर हमें कोई पेमेंट देनी होती है। मान लीजिए जो मुस्लिम विधि के अंदर महर है, महर इसी कैटेगरी में आती है कि मतलब हमारी शादी हुई और मुस्लिम विधि के तहत हमारी शादी हुई, उसमें हमारा जो शादी हुई उस समय महर की राशि उन्होंने 10 लाख रुपए डिसाइड की। अब डिवोर्स हुआ, डिवोर्स होने पर व्यक्ति अगर 10 लाख रुपए का पेमेंट कर देता है, तब इसी तारीख से ये चीज आपकी कैंसिल मानी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। भाई आपका जो लोकल लॉ था उसके हिसाब से आपकी जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई है, ये कहता है। नंबर 2 में इसी का नंबर 2 कहता है कि विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है, विवाह विच्छेद के पश्चात जैसी भी हो, अब नंबर ये कह दिया यहाँ पर इन्होंने कहा है नंबर 1 में, अगर वो रिश्ता पूर्व दे दिए और अन्य दशा में, ऐसा भी तो हो सकता है कोई अन्य दशा हो, तो अन्य दशा में जो उन्होंने कहा है वो ये है कि भरण पोषण के लिए कुछ देना था, जिस तारीख को हमें देना था उस तारीख से उस चीज को मान लिया जाएगा कि भैया रद्द कर दिया जाएगा कि अन्य दशा में पति द्वारा उस स्त्री को वास्तव में भरण पोषण दिया गया है, समाप्ति की तारीख से रद्द कर देगा। अब इनका जो सी पॉइंट है वो ये कहता है कि ये एक ऐसी कंडीशन है कि सामने वाली जो महिला है वो अपनी मर्जी से कह दे कि नहीं भैया, हमारा तुम्हारे साथ जब जीवन नहीं चल पाया तो हमारे तुम्हारे कुछ पैसे देने से हमारा क्या हो जाएगा, मतलब वो अपनी मर्जी से, अपनी खुद की मर्जी से आपको भरण पोषण देने के लिए मना कर दे कि भाई हमको आपका नहीं चाहिए, हमें रहना था तो आपके साथ रहना था, जब आप साथ नहीं तो आपके पैसा हमारा किस काम का, हम आपका भरण पोषण लेने से मना कर देते हैं। जिस समय वो ये कहेंगे तो उसी तारीख से उस चीज को मान लिया जाएगा और आपका आदेश कैंसिल कर दिया जाएगा। स्वेच्छा इनकार करके। अब ये सारी बातें हो जाने के बाद जो सेक्शन 4 है वो ये कहता है कि जो पूरी रकम हमें वसूल करनी है वो हमें पता कैसे चलेगा, तो इन सारी चीजों के लिए ये कहा गया है कि सिविल कोर्ट वसूली को वसूली के लिए डिग्री कर देना, डिग्री करते समय जो वसूली के लिए जब वो डिग्री करेगा तो संपूर्ण धनराशि जितनी भी देनी है, जितनी भी उनसे हमने ले ली है या लेनी है या जो बकाया है उस सबकी गणना की जाएगी, ये सब सेक्शन 4 कहता है।
डिक्री के समय वसूली की धनराशि की गणना करना। मतलब जब वसूली की डिग्री करेंगे हम एज ए मजिस्ट्रेट, तब वहां पर हम ये देख लेंगे कि भैया टोटल अमाउंट कितना आ रहा है निकल के, इस सब का प्लस माइनस कर लिया जाएगा। ये सेक्शन 4 कहता है। इसके बाद जो लास्ट इस चैप्टर का सेक्शन है वो है सेक्शन 128। और सेक्शन 128 ये कहता है कि जो भरण पोषण के आदेश हैं, ये भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण है उसका आदेश है, तो उस आदेश का जो इन्फोर्समेंट है वो कब कैसे होगा ये बताया गया है 128 में। मतलब कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस का जो आदेश है उसका लागू कैसे होगा, भरण पोषण कैसे लिया जाएगा, मतलब ये बताया गया 125 में, 128 में। भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाइयों के खर्चे जैसी भी स्थिति हो के आदेश का परिवर्तन, ये सेक्शन 128 कहता है। और इससे ये पता चलता है कि हमें इस जो भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण या जो खर्चे की जैसी भी स्थिति हो, उसके जितने भी आदेश हैं इनका परिवर्तन कैसे करके होगा, इनका एनफोर्समेंट कैसे करके होगा। तो इस जो आदेश की एक कॉपी आएगी निकल के, मतलब आदेश जो होगा रिटर्न में होगा, साहब जो आदेश स्टोनर साहब को बोलेंगे वो लिख के देंगे कि क्या आदेश होता है, तो उसकी एक प्रति पक्षकारों को, जो पक्षकार होंगे उनको, या जो संरक्षक हैं पक्षकार नहीं है तो पक्षकार के संरक्षक को या विपक्षी को निःशुल्क देकर की जाएगी, ये 128 कहता है। बस इसमें इतना है। आदेश की प्रति पक्षकार को या संरक्षक को विपक्षी को निःशुल्क दी जाएगी। निःशुल्क दी जाएगी ये कहा गया है इसमें। और तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैप्टर 9 सीआरपीसी जो कि है भरण पोषण के बारे में आदेश, इस ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसी के साथ साथ मैं सिर्फ इतना कहता चाहूँगा कि अगर मेरे द्वारा दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन में कोई भी गलती होती, कोई भी एरर होती, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे ठीक कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। और साथ ही साथ अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, मेरा तरीका आपको एक्सप्लेनेशन का अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पर ये हो सकता है कि मैं पॉइंट सेक्शन तो मैं वही लिखता हूँ जो वेयर एक्ट में है, लेकिन इसके अंदर की थ्योरी हो सकती है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, क्योंकि उसमें मैं वो चीज लिखता हूँ जो सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ मुझे आपको समझाना है। आप अगर समझ गए, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आप उसको कभी नहीं भूलने वाले। रटने की आवश्यकता नहीं है, वेयर एक्ट आप रटेंगे तो रटते रह जाएंगे, डायरेक्ट रटने से कुछ नहीं होगा, आपको चीज समझनी पड़ेगी। और सीआरपीसी जो है एक प्रोसीजर है, उसमें स्टेप बाय स्टेप ही सारी चीजें बताई गई। अगर आपने एक स्टेप स्किप कर दिया या एक स्टेप आप नहीं समझे, तो आप नेक्स्ट स्टेप समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब अगर आपने संबंध समझ लिया, अगर आपने 125 होता क्या ये समझ लिया और उसकी प्रक्रिया समझ ली, तो आप आगे वाली चीजें बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट 128 समझा दिया जाए,
तो आप नहीं समझ पाएंगे। और समझाने का जो तरीका है वो ये है कि आप सामने वाले को उस भाषा में समझाएं जो बहुत इजीली समझ जाए। ऐसा नहीं है कि आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे आगे आने वाले समय में, कि उनके पास अपना कोई डायरेक्ट नहीं है या बुक नहीं है। सब कुछ है, बुक से आप पढ़ना चाहते थे पढ़ सकते थे, और पढ़ते हैं, डायरेक्ट से भी पढ़ते हैं। मैंने जब फर्स्ट टाइम डायरेक्ट पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया कि ये कहना क्या चाहता है, क्योंकि डायरेक्ट में सीधी भाषा को भी उन्होंने बड़ा घुमा के लिखा है। रीजन ये, इसीलिए इसको हम अपने सीनियर से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, और अपने जो ग्रुप हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। तो एज ए फ्रेंड मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले एटलीस्ट जो बंदे हैं वो एक बार ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद एलएलबी कर रहे हैं, मतलब वो डबल ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन वाले बंदे को पढ़ाने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है, मैं उसे पढ़ा नहीं सकता हूं। लेकिन हाँ, मेरे पास जो नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस, मैं उसे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर मेरी नॉलेज, मेरा कॉन्सेप्ट आपको ठीक लगता है तो प्लीज इसे अप्रिशिएट करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।